हरक्यूलिस अंधेरे पानी के बीच अकेला चल रहा था। उसके हाथ में एक विशाल तलवार थी। तभी अचानक उसके सामने 9 सिर वाला भयानक सर्प हाइड्रा आ गया। बिना एक पल गवाए उसने अपनी तलवार घुमा दी। हर वार के साथ हाइड्रा का एक सिर जमीन पर गिरता गया। इसके बाद वो आर्कटिक की जमी हुई धरती पर पहुंचा, जहां उस बर्फीली दुनिया पर राज करने वाला विशाल बोर किंग रहता था। दोनों पूरी रफ्तार से एक दूसरे की तरफ दौड़े। बोर किंग को लगा कि हरक्यूलिस सीधे उससे टकराएगा, लेकिन हरक्यूलिस उससे ज्यादा चालाक था। वो अचानक पास के एक पेड़ पर छलांग लगा देता है और बोर किंग पूरी ताकत से जाकर पेड़ में टकरा जाता है। तभी हरक्यूलिस हवा में घूमता हुआ अपने विशाल मीटियोर हैमर को पूरे जोर से उस दानव पर दे मारता है। लेकिन हरक्यूलिस की लड़ाई की भूख अभी खत्म नहीं हुई थी। इसके बाद वह सबसे खतरनाक और शक्तिशाली जानवर लायन किंग की गुफा में पहुंचता है। ये शेर कोई साधारण दुश्मन नहीं था। उसकी चमड़ी इतनी मजबूत थी कि उस पर तलवार और तीर तक असर नहीं करते थे। गुस्से में दहाड़ता हुआ वो हरक्यूलिस पर झपट पड़ा, लेकिन हरक्यूलिस ने अपनी दिव्य शक्ति का इस्तेमाल किया और अपने नंगे हाथों से उस शेर के जबड़े फाड़ दिए। हरक्यूलिस इतना शक्तिशाली इसलिए था क्योंकि वो ग्रीक गॉड्स के राजा ज़ूस और एक साधारण इंसानी औरत का नाजायज बेटा था। आधा भगवान और आधा इंसान होने की वजह से वो बचपन से ही असाधारण ताकत रखता था। सिर्फ 2 साल की उम्र में ही वो अपने नंगे हाथों से विशाल सांपों का गला घोंट सकता था। बड़ा होने के बाद वो अपनी दिव्य शक्तियों का इस्तेमाल लोगों की रक्षा करने के लिए करता था। पूरे राजमहल में उससे प्यार किया जाता था और राज्य के अनगिनत लोग उसकी पूजा करते थे। उसकी एक खूबसूरत पत्नी थी और 3 बच्चे भी थे। उस समय हरक्यूलिस एक सफल इंसान था, लेकिन उसकी यही सफलता राजा के अंदर जलन पैदा करने लगी। एक जश्न के दौरान राजा ने चुपके से हरक्यूलिस को नशीली दवा पिला दी और फिर जंगली भेड़ियों को उसके घर छोड़ दिया। उन भेड़ियों ने उसकी पत्नी और बच्चों को बेरहमी से मार डाला। जब हरक्यूलिस की आंख खुली तो उसके हाथ खून से सने हुए थे। उसे लगा कि शराब के नशे में उसने खुद अपने परिवार की हत्या कर दी है। इस अपराध बोध ने उसे अंदर से तोड़ दिया। वो खुद को कभी माफ नहीं कर पाया। राजा ने इसी घटना को बहाना बनाकर हरक्यूलिस को हमेशा के लिए एथेंस से निकाल दिया। इसके बाद उसके पास ब्लड मनी कमाने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा। वो एक बाउंटी हंटर बन गया। एक रात कुछ समुद्री लुटेरों ने उसके भतीजे को रस्सी से लटका रखा था और उसे जिंदा जलाने वाले थे। जैसे ही उन्होंने रस्सी में आग लगाई, तभी वहाँ हरक्यूलिस पहुँच गया। उसके सिर पर लायन किंग का कटा हुआ सिर हेलमेट की तरह लगा हुआ था। पायरेट कैप्टन ने देखा कि हरक्यूलिस अकेला है, इसलिए उसने अपने 5 आदमियों को उसे सबक सिखाने भेज दिया। लेकिन हरक्यूलिस ने अपने हैमर के सिर्फ एक वार से उन सभी को जमीन पर गिरा दिया। यह देखकर कैप्टन ने अपने सारे पायरेट्स को हमला करने का आदेश दे दिया। लेकिन हरक्यूलिस बिल्कुल शांत होकर आगे बढ़ता रहा, क्योंकि वो अकेला नहीं था। उसके साथ उसका एक्सिक्यूशनर थीसूस, आर्चर टैलन, सोर्सरर एम्फिट्रियन और उसका बीस्ट जेम्स मौजूद था। 1 मिनट से भी कम समय में उन्होंने सारे पायरेट्स का सफाया कर दिया। उसी दौरान उसका भतीजा नीचे गिरने वाला था, लेकिन हरक्यूलिस तेजी से आगे बढ़ा और उसे पकड़ लिया। उस रात सभी लोग अपनी जीत का जश्न मना रहे थे। तभी एक दूर के राज्य की प्रिंसेस अचानक हरक्यूलिस के पास आती है। वो घबराई हुई आवाज में उससे मदद मांगती है। प्रिंसेस बताती है कि उनके अपने भरोसेमंद लोगों ने ही राज्य के साथ गद्दारी कर दी है। इस विश्वासघात की वजह से पूरे राज्य में युद्ध फैल चुका है और हर दिन मासूम लोग मारे जा रहे हैं। हरक्यूलिस के साथ बैठा उसका एक साथी कहता है कि उनके पास समय बर्बाद करने के लिए ज्यादा वक्त नहीं है, लेकिन वह यह भी साफ कर देता है कि वे तभी मदद करेंगे जब उन्हें बदले में बहुत सारा धन मिलेगा। इस पर प्रिंसेस जवाब देती है कि इतने बड़े युद्ध में लड़ना उनके लिए सम्मान की बात होगी। तब हरक्यूलिस समझाता है कि उसकी टीम को युद्ध के लिए हथियार और जरूरी सामान खरीदने के लिए पैसे चाहिए। प्रिंसेस उन्हें भरोसा दिलाती है कि उसका पिता बहुत अमीर राजा है और वह उन्हें जितना चाहे उतना सोना दे सकता है। आखिरकार समझौता हो जाता है और हरक्यूलिस उनके साथ उस राज्य की ओर चल पड़ता है। वहाँ पहुँचने पर हरक्यूलिस एक विशाल मूर्ति देखता है जो ज़ूस की पत्नी की थी। प्रिंसेस गर्व से बताती है कि उस मूर्ति को बनाने में पूरे 5 साल लगे थे, क्योंकि राज्य के लोग कभी सच में विश्वास नहीं करते थे कि हरक्यूलिस वास्तव में ज़ूस का बेटा है। लेकिन प्रिंसेस का छोटा बेटा हरक्यूलिस को एक जीवित किंवदंती मानता था। इसके बाद राजा हरक्यूलिस को अपने राज्य की भयानक स्थिति के बारे में बताता है। वह कहता है कि उनके सबसे करीबी साथी ने उन्हें धोखे से धोखा दिया और उसी के बाद पूरे राज्य में युद्ध फैल गया। अब उन्हें सब कुछ वापस पाने के लिए हरक्यूलिस की मदद चाहिए। राजा ये भी बताता है कि उनका दुश्मन कोई साधारण इंसान नहीं, बल्कि एक शक्तिशाली विज़र्ड है। उसके अनुसार उस जैसे दुश्मन को केवल कोई भगवान ही हरा सकता है। राजा हरक्यूलिस को चेतावनी भी देता है कि दुश्मन की सेना में सेंटोस जैसे डरावने जीव शामिल हैं। हरक्यूलिस के साथ आई एक लड़की पूछती है कि ये जीव कहाँ मिलते हैं। तब राजा का आदमी जवाब देता है कि आज तक किसी ने उन्हें देखा तक नहीं है। लोग सिर्फ उनके बारे में कहानियां और अफवाहें सुनते आए हैं। जल्द ही हरक्यूलिस और उसके साथी राजा की सेना को ट्रेनिंग देना शुरू कर देते हैं, क्योंकि राज्य में अब ज्यादा कुशल योद्धा बचे ही नहीं थे। हरक्यूलिस सैनिकों को आदेश देता है कि वे शील्ड वॉल बनाकर मजबूती से खड़े रहें। तभी उसका एक साथी पूरी रफ्तार से दौड़ते हुए आता है
और आसानी से उस शील्ड फॉर्मेशन को तोड़ देता है। यह देखकर हरक्यूलिस सैनिकों पर गुस्सा हो जाता है। वह कहता है कि उनकी शील्ड वॉल बेहद कमजोर है और अगर वे ऐसे ही लड़ेंगे तो युद्ध में पूरी तरह खत्म हो जाएंगे। इसके बाद वह सेना को और भी कठोर ट्रेनिंग देने लगता है। इसी दौरान खबर आती है कि दुश्मन की सेना उनकी ओर बढ़ रही है। ये सुनकर हरक्यूलिस सबको सलाह देता है कि अगर संभव हो तो युद्ध से बचना चाहिए। वह कहता है कि एक बार युद्ध शुरू हो गया तो दोनों तरफ सिर्फ तबाही बचेगी, लेकिन राजा उसकी बात मानने से इनकार कर देता है। वह कहता है कि राज्य में शांति तभी लौटेगी जब दुश्मनों का पूरी तरह सफाया हो जाएगा। उस रात प्रिंसेस का छोटा बेटा चुपके से हरक्यूलिस से मिलने आता है। वो मासूमियत से कहता है कि बड़ा होकर वह भी हरक्यूलिस जैसा बनना चाहता है। बच्चे की बात सुनकर हरक्यूलिस भावुक हो जाता है। वो अपने गले से लटका हुआ लॉकेट निकालकर बच्चे के गले में पहनाता है। फिर धीरे से कहता है कि वह ये लॉकेट पहले अपने बेटे को देना चाहता था, लेकिन अब वह चाहता है कि ये बच्चा इसे संभाल कर रखे। अगले दिन सभी लोग दुश्मन राजा का सामना करने के लिए निकल पड़ते हैं। रास्ते में उन्हें बेहद डरावना दृश्य दिखाई देता है। जगह जगह इंसानों के कटे हुए सिर लटक रहे थे। राजा बताता है कि दुश्मन वहाँ उनसे पहले पहुँच चुका था और उसने लोगों में डर फैलाने के लिए मासूमों का कत्ल कर दिया। इसके बाद हरक्यूलिस सुझाव देता है कि बाकी सफर पैदल तय करना चाहिए। सभी लोग सावधानी से आगे बढ़ते हैं, लेकिन जब हरक्यूलिस लाशों को ध्यान से देखता है तो उसे कुछ अजीब महसूस होता है। उसे समझ आ जाता है कि ये हत्याएं हाल ही में नहीं हुई थी, लाशें कई दिनों पुरानी थी। तभी हरक्यूलिस समझ जाता है कि ये एक जाल था जिसका मकसद उन्हें रोकना और उनका समय बर्बाद करना था। अचानक चारों तरफ से ट्राइब्स के लोग हरक्यूलिस और उसके साथियों को घेर लेते हैं। हरक्यूलिस हैरान रह जाता है क्योंकि जिन लोगों की रक्षा करने वे आए थे वही अब उन पर हमला कर रहे थे। तभी सच्चाई सामने आती है कि दुश्मन राजा ने अपनी डार्क विजर्ड पावर्स का इस्तेमाल करके उन ट्राइब्स के लोगों के दिमाग पर कब्जा कर लिया था। विजर्ड के नियंत्रण में आकर वे लोग हरक्यूलिस और उसके साथियों पर हमला कर देते हैं और एक भयानक युद्ध शुरू हो जाता है। हरक्यूलिस बताता है कि उस रहस्यमयी जीव ने खास तौर पर उसी के बारे में बात की थी। उसने चेतावनी दी थी कि एक दिन हरक्यूलिस को अपना अधूरा मिशन पूरा करना ही पड़ेगा। ये बात हरक्यूलिस को अंदर तक परेशान कर देती है, लेकिन वो उस भविष्यवाणी के बारे में ज्यादा सोचने से बचता है और फिलहाल उसे नजरअंदाज करने का फैसला करता है। आखिरकार वे सभी दुश्मन राजा के राज्य में पहुंच जाते हैं। शुरुआत में ऐसा लगता है कि हरक्यूलिस की नई ट्रेन की गई सेना निश्चित रूप से युद्ध हार जाएगी, क्योंकि सैनिकों के पास अभी भी असली युद्ध का अनुभव नहीं था। उनके बीच तालमेल की कमी थी और वे सच्चे योद्धाओं की तरह लड़ नहीं पा रहे थे। लेकिन किस्मत उनका साथ देती है और किसी तरह वे युद्ध जीत जाते हैं। युद्ध के दौरान दुश्मन राजा सीधे हरक्यूलिस की तरफ बढ़ता है ताकि उसे मार सके, लेकिन हमला करने से पहले ही हरक्यूलिस तेजी से उसे घोड़े से नीचे खींच लेता है और पूरी तरह काबू में कर लेता है। फिर वह दुश्मन राजा को जंजीरों में बांधकर राजा के सामने ले आता है, लेकिन दया की भीख मांगने के बजाय कैद किया गया राजा बोलता है, तुमने मुझे बिना वजह कैद किया है, तुम्हारे राज्य को बर्बाद करने वाला मैं कभी था ही नहीं। उसकी बात सुनकर हरक्यूलिस हैरान रह जाता है। वह पूछता है, अगर तुम निर्दोष हो तो फिर इस सब के पीछे असली जिम्मेदार कौन है? कैद किया गया राजा जवाब देता है, जरा ध्यान से सोचो, जिस राजा के लिए तुम लड़ रहे हो वो खुद को शक्तिशाली और धर्मी बताता है, लेकिन उसकी अपनी वफादार सेना कहाँ है? अगर वो इतना महान शासक है तो उसे अपनी लड़ाइयाँ लड़ने के लिए तुम्हारी जरूरत क्यों पड़ रही है? वह आगे कहता है कि जिस राजा की वे सेवा कर रहे हैं वो बिल्कुल भी नेक इंसान नहीं है। उस रात पूरे राज्य में भव्य जश्न मनाया जाता है। कई राज्यों पर विजय पाने के बाद राजा को आधिकारिक रूप से फिर से ताज पहनाया जाता है। वहीं दूसरी तरफ कैद किया गया राजा जंजीरों में बंधा रहता है और लोग उसका मजाक उड़ाते हैं। लेकिन बाकी लोगों के विपरीत प्रिंसेस यह सब देखकर परेशान हो जाती है। उसे उस कैदी राजा पर दया आने लगती है। हरक्यूलिस उसकी अजीब प्रतिक्रिया को नोटिस करता है और अकेले में उससे बात करता है। वो कहता है कि वो बिना डरे सच बता सकती है। तब प्रिंसेस आखिरकार सच्चाई बता देती है। वह कहती है कि उसका पति ही इस राज्य का असली राजा था और वही कैद किया गया राजा उसके पति का सबसे वफादार साथी था। लेकिन उसके अपने पिता ने उसके पति को जहर देकर मार डाला और जबरदस्ती सिंहासन पर कब्जा कर लिया। इसके बाद जब उस वफादार साथी को सच्चाई पता चली तो उसने राजा के खिलाफ विद्रोह कर दिया और उसी से ये युद्ध शुरू हुआ। प्रिंसेस रोते हुए हरक्यूलिस से कहती है कि कैद किया गया राजा निर्दोष है और असली अपराधी उसका अपना पिता है, लेकिन वह अपने पिता के खिलाफ कभी नहीं जा सकती क्योंकि उसका छोटा बेटा अभी भी उसके पिता के नियंत्रण में है। अपने बच्चे की सुरक्षा के डर से वो हरक्यूलिस से विनती करती है कि वो उसके बेटे को यहाँ से दूर ले जाए और उसे अपने जैसा बहादुर और सम्मानित इंसान बनाए। उसी समय राजा का एक विश्वसनीय आदमी वहाँ आता है और हरक्यूलिस को बताता है कि राजा तुरंत उससे मिलना चाहता है। हरक्यूलिस राजा के पास पहुँचता है। राजा मुस्कुराते हुए उसका स्वागत करता है और जीत के लिए उसकी तारीफ करता है। वह कहता है कि हरक्यूलिस ने सिर्फ अपनी युद्ध रणनीतियों और ट्रेनिंग से एक कमजोर सेना को विजयी बना दिया। राजा गर्व से कहता है कि अब वो पहले से भी ज्यादा शक्तिशाली बन चुका है।
हरक्यूलिस द्वारा ट्रेन किए गए सैनिक आगे और सैनिकों को ट्रेन करेंगे, जिससे उसकी सेना लगातार मजबूत होती जाएगी। उसका सपना पूरी दुनिया पर राज करना है। इसके बाद राजा हरक्यूलिस को अपने सबसे खास आदमी के रूप में अपने साथ रहने का प्रस्ताव देता है, लेकिन हरक्यूलिस तुरंत मना कर देता है। राजा ठंडे स्वर में जवाब देता है कि उसे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वह कहता है कि हरक्यूलिस को उसकी सेवाओं के बदले सोना दिया जाएगा और उसके बाद वह चाहे तो राज्य छोड़ सकता है। राजा घमंड से यह भी कहता है कि उसे हरक्यूलिस जैसे लोगों की असल में जरूरत नहीं है। बाद में हरक्यूलिस और उसके साथी अपना इनाम लेकर राज्य छोड़ने की तैयारी करते हैं, लेकिन गांव से गुजरते वक्त हरक्यूलिस लोगों के चेहरों पर उदासी देखता है। गांव वाले उसके जाने से दुखी थे, क्योंकि हरक्यूलिस ने उन्हें सिर्फ युद्ध लड़ना ही नहीं सिखाया था, बल्कि साहस, अनुशासन और बेहतर जीवन जीना भी सिखाया था। लोग अब उसका बहुत सम्मान करने लगे थे। लोगों का दुख देखकर हरक्यूलिस अचानक रुक जाता है। बिना एक पल गवाए वो सोने से भरी अपनी थैली जमीन पर फेंक देता है और जोर से घोषणा करता है कि वो लोगों को छोड़कर नहीं जाएगा, क्योंकि उन्हें अभी भी उसकी जरूरत है। उसका एक साथी गुस्से में पूछता है कि वह क्या कर रहा है। वह याद दिलाता है कि उन्हें उनका सोना मिल चुका है और अब तुरंत यहाँ से चले जाना चाहिए, लेकिन हरक्यूलिस के बाकी साथी उसका साथ देने का फैसला करते हैं। एक एक करके वे भी अपने सोने की थैलियां फेंक देते हैं और हरक्यूलिस के साथ रहने का निर्णय लेते हैं। सिर्फ एक साथी ऐसा था जिसने रुकने से इनकार कर दिया। वो अपना सोना लेकर अकेला ही राज्य छोड़ देता है। इसके बाद हरक्यूलिस और उसके साथी सीधे राजा के कक्ष की ओर बढ़ते हैं, लेकिन वहाँ पहुँचते ही राजा के सैनिक उन्हें चारों तरफ से घेर लेते हैं। वहाँ प्रिंसेस और उसका छोटा बेटा भी मौजूद थे। तभी राजा का एक आदमी उसे बताता है कि उसकी बेटी ने गुप्त रूप से हरक्यूलिस से उसके बेटे को राज्य से दूर ले जाने की विनती की थी। ये सुनते ही राजा गुस्से से आग बबूला हो जाता है और तुरंत बच्चे को प्रिंसेस से छीन लेता है। अचानक राजा के सैनिक हरक्यूलिस पर हमला कर देते हैं। इस अचानक हुए हमले में हरक्यूलिस बेहोश हो जाता है। जब उसे होश आता है तो वो खुद को भारी जंजीरों में जकड़ा हुआ कैद पाता है। कुछ देर बाद वहाँ एक और राजा आता है, वही राजा जिसके राज्य में हरक्यूलिस बड़ा हुआ था और जिसकी उसने हमेशा वफादारी से सेवा की थी। हरक्यूलिस ने उसके लिए अनगिनत युद्ध लड़े थे, लेकिन अब एक भयानक सच सामने आता है। उस राजा ने भी हरक्यूलिस को धोखा दिया था। उसने मौजूदा राजा के साथ मिलकर पूरी दुनिया जीतने का समझौता किया था। उसके साथ 3 विशाल काले भेड़िए भी थे। उनकी डरावनी आवाज बिल्कुल वैसी ही थी जैसी हरक्यूलिस सालों से अपने बुरे सपनों में सुनता आया था। तभी हरक्यूलिस को एक भयानक सच्चाई समझ आती है। उसकी पत्नी और बच्चों की हत्या वाली रात भी यही भेड़ियों जैसी आवाजें सुनाई दी थी। अब उसे समझ में आ जाता है कि उसके परिवार की मौत के पीछे असली जिम्मेदार यही राजा था। गुस्से से भरा हरक्यूलिस उससे पूछता है कि उसने ऐसा क्यों किया। राजा ठंडे स्वर में जवाब देता है कि असली नायक और महान शासक वही बनना चाहता था, लेकिन लोग हरक्यूलिस को उससे ज्यादा प्यार और सम्मान देते थे, क्योंकि हरक्यूलिस बहादुर और महान योद्धा था। राजा कहता है कि वो खुलेआम हरक्यूलिस को मार नहीं सकता था और न ही लोगों के बीच उसकी लोकप्रियता सहन कर सकता था। इसलिए उसने हरक्यूलिस को उसके परिवार की हत्या में फंसाया ताकि लोग उससे नफरत करने लगे। ये सच सुनकर हरक्यूलिस क्रोध से भर उठता है, लेकिन भारी जंजीरों की वजह से वो कुछ नहीं कर पाता। इसी बीच वह दुष्ट राजा सबको एक एक करके मारने की तैयारी शुरू कर देता है। सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि वह सबसे पहले अपनी ही बेटी को मारना चाहता था। हरक्यूलिस बेबस होकर ये सब देखता रहता है। तभी उसके साथी उसे हिम्मत देते हैं। वे कहते हैं कि वो अब हार नहीं मान सकता। अगर उसने खुद पर विश्वास खो दिया तो उन सबका अंत निश्चित है। उनकी बातों से हरक्यूलिस के अंदर फिर से हिम्मत जाग उठती है। वो अपनी पूरी ताकत लगाकर आखिरकार उन विशाल जंजीरों को तोड़ देता है और खुद को आजाद कर लेता है। आजाद होते ही वो तेजी से प्रिंसेस की ओर दौड़ता है और उसे मरने से बचा लेता है। उसी समय तीनों काले भेड़िए हरक्यूलिस पर टूट पड़ते हैं, लेकिन हरक्यूलिस बिना डरे उनसे लड़ता है और भयानक युद्ध के बाद तीनों भेड़ियों को मार डालता है। इसके बाद वो अपने साथियों और उस कैद किए गए राजा को भी आजाद कर देता है, जिसे पहले दुश्मन माना जा रहा था। इस अफरा तफरी के बीच दोनों दुष्ट राजा भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन हरक्यूलिस अपने पुराने राज्य वाले राजा को पकड़ लेता है। गुस्से और दर्द से भरा हरक्यूलिस उसे बिल्कुल उसी बेरहमी से मारता है जैसे उसके परिवार को मारा गया था। इसके बाद हरक्यूलिस और उसके साथी महल की ओर बढ़ते हैं। वहाँ पहुंचकर वे देखते हैं कि भ्रष्ट राजा अपनी बची हुई सेना के साथ खड़ा है। एक सैनिक ने प्रिंसेस के छोटे बेटे की गर्दन पर खंजर रखा हुआ था। राजा आदेश देता है कि बच्चे को तुरंत मार दिया जाए, लेकिन तभी वह साथी वापस लौट आता है जो पहले सोने के लिए हरक्यूलिस को छोड़कर चला गया था। बिना देर किए वह सीधे एक्सिक्यूशनर पर तीर चलाता है और उसे मार देता है, जिससे बच्चे की जान बच जाती है। इसके तुरंत बाद राजा की पूरी सेना हरक्यूलिस और उसके साथियों पर हमला कर देती है। हरक्यूलिस पूरी बहादुरी और ताकत के साथ उनका सामना करता है। युद्ध के दौरान वही साथी जिसने बच्चे को बचाया था गंभीर रूप से घायल हो जाता है और बाद में मर जाता है। कुछ ही देर बाद राजा की बाकी सेना भी हरक्यूलिस पर टूट पड़ती है, लेकिन इस बार हरक्यूलिस द्वारा ट्रेन किए गए सैनिक एक अटूट शील्ड वॉल बना लेते हैं। अब उनकी फॉर्मेशन पहले से कहीं ज्यादा मजबूत और अनुशासित थी,
लड़ाई के दौरान हरक्यूलिस पास में खड़ी जूस की पत्नी की विशाल मूर्ति को देखता है। जैसे जैसे दुश्मन आगे बढ़ते हैं, हरक्यूलिस उस विशाल मूर्ति को धक्का देकर गिरा देता है। वह भारी मूर्ति दुश्मनों के ऊपर गिरती है और पूरी सेना डरकर भागने लगती है। अपनी सेना को टूटता देखकर राजा गुस्से में चिल्लाता है और हरक्यूलिस को किसी भी कीमत पर मारने का आदेश देता है। लेकिन तभी गिरती हुई मूर्ति उसी राजा को कुचल देती है और उसकी मौत हो जाती है। राजा की मौत और हरक्यूलिस की अविश्वसनीय बहादुरी देखकर बाकी सैनिक और नागरिक उसके सामने घुटनों पर बैठ जाते हैं। फिर भी कई लोगों को अब भी यकीन नहीं था कि हरक्यूलिस सच में ज़ूस का बेटा है या नहीं। लेकिन आखिर में इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हरक्यूलिस सबसे महान इसलिए बना क्योंकि उसके अंदर साहस, ताकत और निडर दिल था, न कि सिर्फ दिव्य खून। उसने हमेशा मासूम लोगों की रक्षा की और आम लोगों की परवाह की। इसी वजह से लोग पहले से भी ज्यादा उसका सम्मान और प्रशंसा करने लगे। और इसी के साथ हरक्यूलिस की कहानी समाप्त हो जाती है।